नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश बीजेपी की अंदरूनी राजनीति फिर गर्मा गई है। इससे जुड़ी दो खबरें एक साथ सामने आई हैं। इनमें एक बुंदेलखंड और दूसरी विंध्य से है। बुंदेलखंड की कद्दावर नेता पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने एक बार फिर नाराजगी भरे स्वर सुनाई पड़े हैं। महदेले ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के हर जिले में लोधी जाति के लोग बड़ी तादाद में हैं, लेकिन इनमें किसी को भी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं लिया गया है। बता दें, महदेले को पिछले विधानसभा चुनाव में पन्ना से टिकट भी नहीं दी गई थी, जिसके बाद उनके बगावती तेवर दिखे थे। अब उन्होंने लोधी समाज की आड़ लेकर फिर पार्टी को घेरने की कोशिश की है। दूसरी खबर विंध्य से है, जहां मैहर के विधायक और दल बदल में माहिर नारायण त्रिपाठी अपनी एक और हरकत के चलते पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मुहिम चला रहे हैं, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें तलब किया है। हालांकि इसके बाद भी नारायण त्रिपाठी का बयान आया है कि पृथक विंध्य की मुहिम को वो वहां के लोगों की जनभावना पर चला रहे हैं और इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखेंगे। देखना यह है कि कुसुम महदेले और नारायण त्रिपाठी पर बीजेपी अब क्या एक्शन लेती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है पहले जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था तब भी बीजेपी में बगावत के सुर अजय विश्नोई की तरफ से सुनाई पड़े थे और अब एक बार फिर कार्यकारिणी के गठन के बाद भी विंध्य प्रदेश की मांग पर अड़े बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और कुसुम महदेले दोनों ही अपने बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं इन दोनों के बगावती तेवर के बाद जो है बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से बीजेपी, हालांकि ये कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है, अनुशासन का डंडा चलता है बीजेपी में। चलिए, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो अजय विश्नोई के तीखे तेवर दिखाई दिए, उनके बगावती सुर, और अब कार्यकारिणी का गठन होने के बाद कुसुम महदेले और नारायण त्रिपाठी, इन दोनों नेताओं के जो है बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कैसे सामंजस्य बैठाएगी अब? देखिए पुनः, ये जो स्थिति निर्मित हुई है भारतीय जनता पार्टी में होना स्वाभाविक है, क्योंकि पार्टी पीढ़ी परिवर्तन के दौर में है। भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, वो 50 साल से कम उम्र के हैं और उन्होंने जो अपनी टीम चुनी है उसमें नए लोगों को मौका दिया। यदि हम शिवराज मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो शिवराज मंत्रिमंडल एक सिंधिया खेमे के आए हुए लोगों के कारण सरकार बनी थी, उनको लेना एक मजबूरी थी। जो भी कमिटमेंट होगा तो उस वजह से वहां पर मंत्रिमंडल में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, यदि अजय विश्नोई कह रहे हैं या कुसुम महदेले कह रही हैं, तो क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है कि वो क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन ये साध कर अपनी टीम बनाते थे, चाहे सरकार का मामला हो या संगठन का मामला हो। तो यहाँ पर को चूक हुई है, भले उनकी मजबूरी हो कि उस तरीके से वो लोगों को नहीं ले पाए हैं। तो इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि ये बड़े सीनियर नेता हैं, अपने अपने समाज में इनका बड़ा प्रभाव है। अजय विश्नोई के कहें तो महाकौशल के बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं, मंत्री भी रहे हैं और महाकौशल के साथ विंध्य की भी मंत्रिमंडल में उपेक्षा हुई है। यदि हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन में भी प्रभाव ग्वालियर चंबल क्षेत्र का ज्यादा दिख रहा है, जातिगत समीकरण वहां पर कम दिख रहे हैं। और लोधी समाज की उपेक्षा की बात याद कीजिए तो जब मंत्रिमंडल बना था तो उस समय उमा भारती ने भी इस सवाल को उठाया था, जो लोधी समाज की बड़ी नेता है। तो ये स्वर लगातार भाजपा में उठ रहे हैं और उठते रहेंगे, क्योंकि इसको भारतीय जनता पार्टी में जो चरित्र रहा है वो अपने चरित्र से हटकर काम करती हुई दिखाई दे रही। पूनम जी, सर, जिस तरीके से बुंदेलखंड में लोधी समाज का वोट बैंक बड़ा है, काफी बड़ी तादाद में लोधी समाज है बुंदेलखंड में, अब ऐसे में अगर कुसुम महदेले ने अपनी भड़ास निकाली है, उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं, तो क्या असंतोष जो है भड़काने की कोशिश है कही जा सकती है? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर इसको असंतोष भड़काने की कोशिश माना जा सकता है, क्योंकि आज कुसुम महदेले ने बोला है तो कल समाज के और भी लोग इस स्वर को उठा सकते हैं। तो उससे जो भाजपा के खिलाफ एक माहौल उस समाज विशेष में बन सकता है। और बिल्कुल सही बात कही पूनम, ये बुंदेलखंड में बड़ा प्रभाव है लोधी समाज का। बालाघाट तक हम यदि महाकौशल की बात करें तो बालाघाट तक लोधी समाज का खासा प्रभाव, वहां से भी भाजपा के लोग जीतते रहे उस समाज से। प्रहलाद पटेल बालाघाट चुनाव लड़ने गए थे। तो ये इसका यदि असर होता है तो फिर आधे मध्य प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा, यदि ये समाज एकजुट होता है तो। और यदि हम इसको कांग्रेस की तरफ से देखते हैं नजरिए से, तो जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर जय आदिवासी संगठन बनाया गया था और उसकी इतनी ताकत हो गई थी कि कांग्रेस को उस संगठन के जो नेता थे डॉक्टर हीरालाल अलावा,
उनको कांग्रेस को टिकट देना पड़ा था और वो विधायक निर्वाचित होकर आए। तो वैसी स्थितियां भी यहाँ पर बन सकती हैं। यदि हम नारायण त्रिपाठी की बात करते हैं तो नारायण त्रिपाठी भी लगभग वही बात कर रहे हैं। वो भी जी। बिंद की जो उपेक्षा हुई है सर, उसमें वो अपना प्रभाव सर, दिखाने यहाँ की पर मैं कोशिश आपको कर रहे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चेतन जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी चेतन जी, अब जिस तरीके से कार्यकारिणी के गठन के बाद जो है बीजेपी में कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिख रहे हैं। जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ था तब अजय विश्नोई के सुर मुखर हुए थे और अब एक बार फिर वही तस्वीर आ रही है सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबके साथ विचार विमर्श करके, सबके क्षेत्र का हो, चाहे जातिगत हो, चाहे सामाजिक हो, सारे समीकरणों पर बात करके ही इस टीम की घोषणा की जाती है। और ये बात तो सर्वदा हमको इस बात को मान करके चलना चाहिए कि सबको कहीं भी, चाहे वो टिकट का मामला हो, चाहे संगठन का मामला हो, चाहे मंत्री का मामला, सबको एक साथ समाहित करना बहुत मुश्किल काम है। कभी कोई कहीं से रहता है तो कभी कोई कहीं से छूट जाता है। इतने बड़े संगठन में सब चलता रहता है और इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाए थे, उन लोगों ने समय पर अगर पहले से उठाए होते तो शायद उस बात को पहले पार्टी अपनी तरफ से ध्यान में रखती। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार पार्टी में निर्णय होने के पश्चात, पार्टी ने एक बार जब घोषणा कर दी, उसके बाद किसी भी बात पर विचार करना संभव नहीं है। माननीय प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने सपनों का भविष्य भाजपा का कैसा हो, अपनों का भविष्य भाजपा में कैसा हो, और उनकी एक थिंक टैंक है, उनकी जो सोच है, उनकी सोच की भाजपा कैसी हो, उसके अनुरूप उन्होंने अपनी टीम का गठन किया है। और निसंदेह आने वाले 2023-24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस टीम के कंधों पर चल करके। चेतन जी, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, सुना आपने चेतन जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा चलता रहता है। देखिए, चेतन जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है इसलिए वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी के खिलाफ वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन चेतन जी ने जो बात कही वो खासी महत्वपूर्ण है कि पार्टी फोरम पर ये बात पहले उठानी चाहिए थी जब इन टीमों का गठन हो रहा था। और शायद इस बात का जवाब कुसुम हेजेले दे सकती हैं या नारायण त्रिपाठी दे सकते हैं कि उन्होंने उस मौके पर इस सवाल को उठाया था या नहीं उठाया था। लेकिन ये बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर है कि जिस तरीके से महाकौशल की उपेक्षा हुई है, जिस तरीके से बिंद की उपेक्षा हुई है, या जिस तरीके से लोधी समाज की उपेक्षा की गई है। यदि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करते हैं मध्य प्रदेश को देखते हुए, तो उमा भारती को यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है तो उनकी जगह लोधी समाज से प्रहलाद पटेल को लिया गया है। तो यहाँ पर चेतन सिंह जी जो कह रहे हैं वो एक सफाई, उनकी दलील मुझे रास नहीं आ रही है। मुझे लगता है चेतन सिंह जी प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, सही तथ्यों को नहीं रख रहे हैं जनता के सामने। चेतन जी, जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी हैं, बार बार उनके तेवर बदलते रहते हैं। बीजेपी को कहा जाता है कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन का यहाँ पर डंडा चलता है। ऐसे में अनुशासन कहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो अभी आपने एक विषय कहा ना कि नारायण त्रिपाठी जी बार बार अपनी बात बदलते रहते हैं, तो नारायण त्रिपाठी जी को अपने भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों पर काम करने वाली पार्टी है। हम अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से और पार्टी के जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इनसे हम कहीं भी समझौता करने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में आकर के अपने फैसले नहीं बदलती। ये भाजपा में काम अगर किसी ने भी किया है तो इस बात को उनको भली भांति मालूम होना चाहिए और इस बात से सब परिचित भी हैं कि पार्टी का फैसला ही अंतिम फैसला है। अगर पार्टी के फैसले के खिलाफ अगर आपने कहीं कोई बात कही है या करी है या करने की कोशिश की है तो आप स्वतः जानते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। चेतन जी, एक चीज जिस तरीके से प्रभु सर ने कहा कि लोधी समाज की उपेक्षा महंगी पड़ सकती है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बात से? जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल अवधारणा पर चाहे सरकार हो चाहे हमारी पार्टी हो काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अगर कहीं कोई चीज छूट जाती है तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमने उस समाज की कहीं जानबूझ करके उपेक्षा की है। लोधी समाज लंबे समय से वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश नहीं देश में स्थापित करने वाला समाज रहा है और पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, विपरीत परिस्थितियों में भी ये समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार के नेताओं के व्यंग्य बाण आते हैं उसके आधार पर कोई अपनी विचारधारा बदलता है। वैचारिक रूप से लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के निकट है। जी, चलिए, शुक्रिया चेतन जी इस बातचीत के लिए। तो प्रभु सर, जिस तरीके से जो है नारायण त्रिपाठी बार बार तेवर बदल रहे हैं, एक बार फिर उनके सुर मुखर हुए हैं, क्या लगता है आगे फिर से जिस तरीके से सपा में, कांग्रेस में, बीजेपी में पार्टी चेंज करते रहे, एक बार फिर से क्या नारायण त्रिपाठी ऐसा कुछ कर सकते हैं?
देखिए पूनम, अभी फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बहुमत में है पूर्ण, तो अभी नारायण त्रिपाठी दल बदल की स्थिति अभी तो दिखाई नहीं देती है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर उनका चरित्र ऐसा रहा है कि वो मौके समय के साथ पार्टी बदलते रहे। जब कमलनाथ की सरकार थी और जब अविश्वास का मामला था, उस दौर पे भी नारायण त्रिपाठी वो व्यक्ति थे जो कभी सीएम हाउस में दिखाई देते थे कमलनाथ के साथ, तो कभी भाजपा कार्यालय में दिखाई देते थे भाजपा के नेताओं के साथ। तो वो जहां ताकत होती है वो उस तरफ रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये जरूर है, चूंकि वो 4 बार के विधायक हैं, उनकी अपेक्षाएं बड़ी हैं उनकी भी कि उनको वहां पर महत्व दिया जाए। सतना जिस जिले से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से एक मंत्री बनाया गया है, और नारायण त्रिपाठी चूंकि उससे बड़े कद के नेता है, तो उनकी हसरत होगी कि उनको भी कैबिनेट में कहीं जगह दी जाए या कहीं निगम मंडल में एडजस्ट किया जाए या संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए। शायद इसीलिए वो ये तेवर दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से पृथक विंध्य की बात को लेकर उन्होंने एक मुहिम चलाने की बात की है, तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि वो गोलबंदी कर रहे हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए। विंध्य में जहां पर असंतोष उपजा है भाजपा को लेकर, जहाँ बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के जो उम्मीद में थे कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, लिया नहीं गया है। और जो यदि हम पहले की बात करते हैं तो विंध्य प्रांत अलग प्रांत हुआ करता था मध्य प्रदेश बनने के पहले तक। तो उस तरीके की एक स्थिति को हासिल करने का विंध्य के लोगों का लंबे समय से एक सपना रहा है कि उनको अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए, उनको फिर से उनकी अपनी सरकार हो, वहां के लोग राजनीतिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। तो शायद वही कोशिश वो अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके जरिए वो भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि उनको महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाए, उनको जो उनका कद है या उनका जो महत्व है उसको भाजपा नजरअंदाज ना करे। जी प्रभु सर, एक वजह क्या ये भी मानी जा सकती है, जो श्रीकांत चतुर्वेदी हैं जिनके खिलाफ नारायण त्रिपाठी ने चुनाव लड़ा था, अब वो भी बीजेपी में आ गए हैं, एक वजह ये भी निकलकर सामने आ सकती है क्या नाराजगी की? स्वाभाविक तौर पर पूनम, नाराजगी का एक कारण ये भी होगा क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उनके जिस पार्टी में है उस क्षेत्र से कोई और उस कद का नेता सामने हो। क्योंकि कोई यदि हारा हुआ प्रत्याशी है या जीता हुआ प्रत्याशी तो अगले चुनाव में एक स्वाभाविक तौर पर वो भी टिकट का दावेदार होता है। तो नारायण त्रिपाठी को अपने घर में ही शह मिलने की एक संभावना दिखाई दे रही है, जो जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे हैं। जो शायद एक कारण उसका ये भी हो सकता है। लेकिन वो उनके बहुत सारे ये सुना जाता है कि नारायण त्रिपाठी जी का बड़ा खासा प्रभाव है वहां पर, कई उनके कारोबार हैं जो शायद हो सकता है वो भी प्रभावित हो रहे हों, या राजनीतिक तौर पर उनका जो रसूख है वो कम हो रहा हो। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब कमलनाथ सरकार थी तो जब कमलनाथ से मिलने जाते थे भाजपा विधायक होने के नाते, तो वो विंध्य के मैहर के विकास की बात करने जाते थे। और शिवराज सिंह चौहान ने भी मैहर को मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की बात कही थी कि मैहर का विकास स्मार्ट सिटी की तरह किया जाएगा। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी का प्रभाव था, उनका दबाव था कि उनके कद को भाजपा महसूस कर रही है और उस वजह से उनको वो तरजीह देने की कोशिश करती थी। जी प्रभु सर, जिस तरीके से जो है कैबिनेट का जब विस्तार हुआ, अजय विश्नोई की नाराजगी, अब कार्यकारिणी के गठन के बाद कुसुम महदेले और नारायण त्रिपाठी की नाराजगी, क्या ये माना जाए कि अब आगे और भी संभावना है ऐसी कि बीजेपी में नाराजगी के सुर और भी आगे देखने को मिले? पूनम, जहां तक नाराजगी के सुर की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र खासा मजबूत है, वहां के नेताओं को बोलने की स्वतंत्रता है और पार्टी किसी को बोलने के पहले रोक नहीं सकती है। नेता अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात अब या तो पार्टी फोरम पर भी राय प्रकट करते हैं, बाहर भी राय प्रकट करते हैं। ये जरूर बात है कि जब पार्टी को लगता है कि किसी नेता ने पार्टी के विरुद्ध बात कही है, उससे पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, तो जिस तरीके से आज नारायण त्रिपाठी को तलब किया गया उस तरीके से बुलाकर उनको समझाइश दी जा सकती है। यदि हम अजय विश्नोई की बात कर रहे हैं तो जब लोग विधानसभा के उपचुनाव चल रहे थे उस दौर पे अजय विश्नोई के तेवर खासे तीखे नजर आते थे। उस दौर में भी बकायदा ये कहा गया था कि अजय विश्नोई अपने जो मीडिया में जो बोलते हैं उसको कम किया जाए, सुर थोड़ा सा नीचे सुर रखकर बोले, पार्टी के पक्ष में बोले, पार्टी के खिलाफ न बोले। तो भाजपा अपना एक उनका जो जैसा चेतन सिंह जी कह रहे थे कि पार्टी का एक अपना कैडर है, पार्टी का एक अपना तरीका है अपने नेताओं को चुप कराने का या उनको संतुष्ट करने का, तो भाजपा वो कदम समय समय पर उठाती रहती है। जी प्रभु सर, मतलब ये भी कह सकते हैं बीजेपी आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव है, बीजेपी के सामने चुनौतियां काफी हैं। एक तरफ सिंधिया समर्थकों को भी साधना है, हालांकि ठीक है उन्होंने कहा कि अब बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती सिंधिया समर्थकों को साधने की भी है और जो बीजेपी के अंदर से ही जो बगावती सुर उठ रहे हैं उनको भी साधने की है। बीजेपी के सामने चुनौतियां अब काफी बढ़ गई हैं।
आप तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के सामने चुनौतियां अंदर से भी हैं और बाहर से भी हैं, और जो अंदर भीतरी चुनौतियां उसमें जो सिंधिया समर्थक जो आए हुए हैं वो एक बड़ा कारण है। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में ही भाजपा में करीब 6-7 लाख लोगों को लिया गया है, कांग्रेस के लोगों को, और यदि वो कांग्रेस में रहते तो उनमें से बहुत सारे लोग नगरीय निकाय चुनाव में टिकट के दावेदार थे, वो कांग्रेस के संगठन में विभिन्न पदों पर रहने वाले थे वो, तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि वो जो कद उनका वहां कांग्रेस में था वो कद उनको यहाँ भाजपा में भी मिले। और भाजपा की जो अपनी पुरानी टीम है या वहां की जो भाजपा के कार्यकर्ता है जो उन पदों पर रहे या उन पदों के लिए लालायित है, तो उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति स्वाभाविक तौर पर निर्मित होना है पुनः, और वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि वो उनको कैसे संतुलन वहां पर बिठा सकती है कि अपने लोगों को कहाँ तवज्जो दी जाए, कहाँ उनको शांत बैठने के लिए मजबूर किया जाए। तो ये भाजपा की जो नई टीम बनी है उसके लिए खासी चुनौती है। इसमें उनको पार्टी के उस क्षेत्र के बड़े नेताओं का और अनुभवी लोगों का साथ लेना ही पड़ सकता है। और यदि हम लोधी समाज की बात करते हैं तो जिस तरीके से कुसुम महदेले बोल रही हैं, यदि लोधी समाज एकजुट होता है तो नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को उसका असर दिखाई दे सकता है। इसके बाद फिर पंचायतों के भी चुनाव आ रहे हैं जो हालांकि दलगत आधार पर नहीं होते, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए लोग ही उन चुनाव में उतरते हैं, तो वहां पर भी भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो ये भाजपा को ये दो बड़े कारण है जिसके बारे में बीडी शर्मा को सोचना पड़ेगा, और संभवतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर विचार करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया प्रभु सर इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी में अब बगावती सुर दिखाई दे रहा है, और अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दुर्गेश जी, चलिए, तो बीजेपी में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर दो नेताओं के सुर मुखर हुए हैं। इस बार कुसुम महदेले लोधी समाज का जो है नेतृत्व करती हैं, लोधी समाज का एक बड़ा चेहरा कही जाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ नारायण त्रिपाठी जो कि बार बार जो अपने तेवर बदलते रहते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की थी, लेकिन फिर से वापस बीजेपी में आए। लगातार सुर अब मुखर हो रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद अजय विश्नोई के सुर मुखर हुए, यानी कि बीजेपी में भी बगावती तेवर, बगावती सुर नेताओं के नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव, उसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव भी हैं। बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं जिनको पार पाना है। कार्यकारिणी का गठन हुआ, एक नई टीम बनी, लेकिन उस नई टीम में काफी मंथन हुआ, और उस मंथन के बाद भी एक बार फिर से जो है तीखे तेवर नेताओं के नजर आने लगे हैं। एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। अजय विश्नोई, फिर कुसुम महदेले, नारायण त्रिपाठी। अब आगे भी हो सकता है कि इस तरीके की तस्वीर अगर नजर आती है तो बीजेपी की मुश्किलें इस लिहाज से काफी बढ़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी को सभी को साधना है, चूंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है, अनुशासन का डंडा बीजेपी में चलता है, बीजेपी सामंजस्य बैठाती है, लेकिन बीजेपी के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो सिंधिया समर्थकों को साधना है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो खुद के नेता हैं उनको भी साधने की चुनौती। ऐसे में बीजेपी कैसे पार पाती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नगरीय निकाय चुनाव जो हैं, ग्राम पंचायत चुनाव हैं, इनमें कैसे पार पाती है, अपने ही नाराज नेताओं को कैसे अब बीजेपी मनाएगी, क्योंकि अब ये सुर अंदर से ही उठ रहे हैं। जब इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया, इन दोनों को भी जो हारे हुए मंत्री हैं, इनको भी कहा जा रहा था कि कार्यकारिणी में स्थान दिया जा सकता है, फिर बाद में हुआ कि नहीं, आगे हो सकता है कि इनको स्थान दिया जाए। ऐसे में अब चुनौतियां काफ़ी बीजेपी के सामने जो है बढ़ती जा रही हैं। एक एक करके चुनौतियों से कैसे पार पाएगी बीजेपी। अब लगभग जो कैबिनेट विस्तार था वो हो गया, हालांकि अभी भी 4 पद खाली हैं। वहां पर कैबिनेट विस्तार में भी जो है नेताओं को साधना है। उसके बाद कार्यकारिणी में भी आगे भी जो नाराज हैं, हो सकता है कि एक मनाने की कवायद बीजेपी की तरफ से की जाए। निगम मंडलों में भी नियुक्ति देकर जो है नाराजगी दूर की जा सकती है। तो ऑप्शन भी कई सारे हैं बीजेपी के पास। ऐसे में तो बिल्कुल बीजेपी के दो नेताओं के सुर मुखर हुए हैं। तो अब दोनों नेताओं के जिस तरीके से सुर मुखर हुए हैं, वहीं इससे पहले उमा भारती की भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई थी। उमा भारती ने भी कहा था लोधी समाज की उपेक्षा हुई है। आने वाले समय में नगरीय निकाय में अगर चुनाव जो हैं उसमें, चलिए अब हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी हितेश जी, जिस तरीके से कार्यकारिणी का गठन हुआ उसके बाद से अब बीजेपी में नेताओं के सुर मुखर हो रहे हैं। कुसुम महदेले, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली ट्वीट के जरिए। वहीं नारायण त्रिपाठी जो कि तेवर अपने बार बार बदलते रहते हैं, एक बार फिर उनके तेवर तीखे हुए हैं।
देखिए, अब निजी स्तर पे उसको हम क्या बोलते हैं, संस्था स्तर पे तो हमें कोई समस्या है नहीं कहीं से भी। और संस्था स्तर के ऊपर ना कोई ऐसी कोई हलचल है, ना कोई अंदर कोई अनरेस्ट है। हम लोग सब बहुत कंफर्टेबल हैं और कार्यकारिणी हो ही गई है। अब 17 तारीख को उनकी बैठक भी है पदाधिकारियों की। उसके बाद बची हुई कार्यकारिणी की घोषणा होगी। उसके बाद अपने जो सांगठनिक कार्यक्रम है वो चलेंगे। दूसरी ओर सरकार ठीक चल रही है। 1 फरवरी को देश का बजट आएगा, फिर प्रदेश का बनेगा। कोरोना का वैक्सीन आ जाएगी। से जो है, जिस तरीके से कुसुम महदेले ने कहा कि मध्य प्रदेश के हर जिले में लोधी जाति के लोग बड़ी तादाद में हैं, ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी आगे आने वाले समय में, जो कार्यकारिणी में एक भी लोधी समाज के नेता को नहीं स्थान दिया गया है? और इससे पहले उमा भारती ने भी कहा था कि लोधी समाज की उपेक्षा की गई है। भारतीय जनता पार्टी जाति पाति रंग भेद इस सब को लेकर हम लोग नहीं चलना चाहते कभी भी। तो मुझे लगता है कि उसको देखकर कोई निर्णय लेना ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ, उनकी चिंता करना ये समझ में आता है, पर उसको देखकर निर्णय लिए जाते हो ऐसा अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। बाकी जो वो कह रहे हैं वो उनकी निजी चिंताएं हैं। अब मैं कहूँ कि साहब मैं वाजपेयी हूँ तो मैं ब्राह्मणों की चिंता शुरू कर दूं तो ये मेरी खुद की समस्या है, भाजपा की कोई समस्या तो ना है ये। हितेश जी, वहीं अगर नारायण त्रिपाठी की बात की जाए तो वो पार्टी से लगातार इतर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी? क्या संदेश देना चाहेगी बीजेपी? देखिए, पार्टी से इतर जाना तो तब होता है जैसे पार्टी स्तर पर ये तय किया होगा कि मध्य प्रदेश नहीं बनेगा और वो कहेंगे बनेगा, तो ये हो जाएगा विरोधाभास। पर पार्टी स्तर पर अभी ये विषय लंबित ही नहीं है, इसके ऊपर कोई ऐसा विचार ही नहीं हुआ, तो इसीलिए ये विषय जो है वो शून्य में है। तो मैं नहीं समझता कि उनका इस प्रकार से कोई, अब वो उस क्षेत्र से आते हैं तो वो ऐसा सोचते होंगे। और भी कुछ लोग होंगे जिनका ऐसा सोचना होगा कि ऐसा होना चाहिए। उम्मीद सबको भारतीय जनता पार्टी से इसलिए होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी राज्यों का गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, अटल जी के समय बात करें तो उसको एक सकारात्मक और सात्विक गतिविधि मानते हुए किया गया है। उसको हम सकारात्मक भाव में नहीं देखते हैं जी। तो लेकिन अभी चूंकि भाजपा के सामने ऐसा कोई विषय लंबित नहीं है तो मैं उसको विरोधाभास की दृष्टि से भी नहीं देखता हूँ। हाँ, उनका उस क्षेत्र से विधायक होने के नाते कोई अभिमत होगा तो उसको पार्टी के नेता संज्ञान में लेंगे। यदि कहीं विरोधाभास होगा तो उनसे बातचीत करके आगे उसको सोचा जाएगा, और यदि विरोधाभास नहीं होगा तो वो एक प्रस्ताव के रूप में बना रहेगा। चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए हितेश जी। तो बिल्कुल जो है, कार्यकारिणी के गठन के बाद तमाम एक एक करके 2 नेताओं के अभी सुर मुखर हुए हैं, यानी कि विंध्य और बुंदेलखंड। विंध्य से नारायण त्रिपाठी, जो कि लगातार अपने तेवरों के लिए जाने जाते, बदलते तेवरों के लिए एक बार फिर वो पार्टी से तर जाते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे में बीजेपी क्या संज्ञान लेती है, आगे क्या करती है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत चुनाव है, तो बीजेपी के सामने जो आगामी चुनाव उसको लेकर काफी बड़ी चुनौती है। वहीं कुसुम महदेले, क्योंकि उमा भारती भी बयान दे चुकी हैं कि लोधी समाज की उपेक्षा हुई, तो ऐसे में बीजेपी अब कैसे सामंजस्य बैठाती, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।